Hello everyone, my name is CA Tanya Gupta. I am your faculty for business studies for CUT examinations, right? हमने अपना CUT का कोर्स लॉन्च कर दिया है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो कि मई 2026 में होने वाले हैं आपके, तो उसका जो कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है casahabclasses.com, राइट। उसमें अगर आप टॉप मोस्ट पे देखेंगे वहाँ पे CUT के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इसमें कॉम्बो परचेज कर सकते हैं, कॉम्बो के साथ इंडिविजुअल क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। वॉट एवर सूट्स यू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप परचेज करके हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में MCQs भी रहेंगे। हर टॉपिक के बाद आपको MCQs कुछ 10 से 15 MCQs होंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, प्लस मॉक टेस्ट ऑल्सो। हम वो सब कुछ रखेंगे सो दैट कि क्लास में ही आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपके जो CUT के एग्ज़ाम्स का जो क्रैक करने का मोटिव है वो आप अचीव कर लें, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जो कि फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट टॉपिक हम करने जाएंगे, रीड करने जाएंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ही एक वर्ड है जिसको अगर आप ब्रेक करके देखेंगे ना तो उसका मीनिंग भी वहीं पे ही है। जैसे मैनेज, मैन एंड टी, राइट। मैंने इसको ब्रेक करके आपको दिखा दिया। मैनेज का मतलब कि मैनेज करना, किसको? ह्यूमन को, लोगों को मैनेज करना, हाउ टू वर्क, उनसे क्या काम करवाना है, कैसे काम निकलवाना है और किस तरीके से काम करवाना है, राइट। और अपने रिसोर्सेज, थिंग्स मतलब रिसोर्सेज को मैन, विच मीन्स टू मैनेज ह्यूमन एंड रिसोर्सेज in an effective and efficient manner to achieve various goals and objectives of an organization, right। अभी हम साइड रखते हैं डेफिनेशन को, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आपको मैनेजमेंट क्या होता है। हमारे घर पे वार्डरोब है, उसको भी हम मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? हर शेल्फ में हम हर एक टाइप के क्लोथ्स को वेफरकेट करके रख देते हैं, राइट। वैसे ही हमारी क्लोथिंग्स को हम वेफरकेट करके रखते हैं, अपने शूज़ वगैरह ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द ओकेजन हम सबको अलग अलग करके रख देते हैं। अगर यही चीज़ हम वार्डरोब में मैनेज करके नहीं रखें तो हमें एक कपड़ा ढूंढने में, जो हो सकता है आज मेरा मन है कि आज मैंने ये जैकेट पहननी है या ये कोट पहनना है, तो वो कोट ढूंढने में ही मुझे टाइम वेस्ट हो जाए मेरा, है ना। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर वही चीज़ हमने प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अपने वार्डरोब को अरेंज करके रखा हो तो जो चीज़ मन कर रहा है पहनने का, हमें वो सामने दिखेगी, हमारी आंखों के सामने, हमने फटाफट उठाई, पहनी और हम चल लिए, राइट। तो हर एक चीज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। घर पे मदर हमारे मम्मा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। उनका मोटिव क्या है खाना बनाने का? सो दैट हमें अच्छा खाना मिले, हमारा पेट अच्छे से भरे, हम बाहर का खाना ना खाएं ज़्यादा, राइट। और घर का खाना मतलब इतना अच्छा बन जाए, या फिर हम सबकी नीड्स, जो न्यूट्रिशन नीड्स होती हैं बॉडी की, वो सारी फुलफिल हो जाए, सो दैट कि हमारा जो भी मतलब हमारी सेहत, हेल्थ वगैरह सब कुछ ध्यान में रख के। ऐसे ही मदर हमारी बजट कंट्रोलिंग में भी ध्यान रखती हैं, राइट। उनको भी मैनेज करते हैं। पापा कमा के पैसे लाते हैं और मम्मा बजट बना देती है, अच्छा ये पोर्शन इस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे इस पोर्शन के लिए इतने पैसे चाहिए, वो सब कुछ, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, ये सब कुछ, तो वो भी मैनेज ही हो रहा है सब कुछ। तो ओवरऑल ये इस धरती पर जितना भी काम है वो मैनेजमेंट का है। चाहे आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप बिजनेस में देख लो, हम हर एक कॉर्नर में एक शॉप होती है, हर एक गली के कॉर्नर में जाकर एक छोटी सी दुकान है, हम उस दुकान पे चले जाएं, उन्होंने भी मैनेज करके रखा होता है सामान, है ना। किराना स्टोर है, उन्होंने बॉक्सेस बनाए होते हैं, हर एक चीज़ में अलग अलग चीज़ रखी है, उस पर स्लिप लगा कर रख दी, सो दैट कि कोई भी कस्टमर आए तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम हम उसको जो डिमांड है, जो उसने प्रोडक्ट हमसे मांगा, जो भी चीज़ उन्होंने मांगी, हम इंस्टेंट उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर दें। अब यही चीज़ अगर मैनेजमेंट में नहीं आती, उन्होंने प्रॉपर ऐसे सामान सिंक्रनाइज करके नहीं रखा होता, तो क्या इशू रहता?
हम कस्टमर बनकर अगर उनके पास जा रहे हैं तो हम उनसे एक सामान मांग रहे हैं, उनको वो 10 घंटे लग रहे हैं पहले वो सामान ढूंढना है, अच्छा वो कहाँ रखा था कहाँ रखा था, फिर जाकर वो हमें सामान देंगे। तो तब तक हम ही बोलेंगे यार इनकी दुकान पे जाते हैं ना तो ये 5 मिनट के 10 मिनट लगा देते हैं, बेटर है कहीं और से ले लेते हैं, राइट। तो हर एक चीज़ में मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे, जो कि कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस वेयर इन वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड टू अचीव वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल हम ऑर्गेनाइजेशन तक ही रहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक अपने आप में प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब आपने पहले प्लान करना है, आपने काम क्या करना है उसके लिए प्लान करना है, फिर जो काम करना है उसके लिए प्लान करना है, और ऑर्गेनाइज करना है। जो काम करना है उसके लिए फंड्स इकट्ठा करनी है, मटेरियल, रिसोर्सेज, पैसा, फाइनेंस, सब कुछ इकट्ठा करना है, सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके रखना है। देन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये है अब हमारे पास सामान भी है, हमारे पास आइडिया भी है, हमारे पास प्लान भी है। अब उन चीज़ को करने के लिए हमें लोग चाहिए। सारा काम तो हम नहीं कर सकते। हाँ, छोटे स्मॉल स्केल पे कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक वही सोल प्रोप्राइटर ही मैनेज भी कर रहा है, वो सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, वो अपने फाइनेंसेस भी देख रहा है, एवरीथिंग वो खुद मैनेज कर रहा है। बट यही चीज़ अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के सोचें, वही चीज़ जहाँ पर 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी तो मैनेज करना है ना, हर एक ने अपना अपना काम करना है, तो वो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। और स्टाफिंग के बाद आ जाता है डायरेक्ट। अब हमने लोग इकट्ठे कर लिए, उनको डायरेक्शन भी तो देनी है। हम एक मूवी बना रहे हैं, एक मूवी को बनाने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट। हमारे पास स्क्रिप्ट है, टिक बज गया कि हाँ स्क्रिप्ट है। स्टोरी टेलिंग के लिए हमारे पास अब उनके आर्टिस्ट चाहिए जो उस चीज़ को परफॉर्म करके हमें देंगे, एक प्रॉपर पिक्चराइजेशन करके बताएंगे, है ना। आर्टिस्ट में वो एक्टिंग करेंगे, जो हमने स्टोरी बनाई है, जो स्टोरी राइट की है, उसको जो प्रेजेंट करना है विजुअलाइजेशन के माध्यम से, वो हमें प्रॉपर वो करके दिखाएंगे। अब हमने आर्टिस्ट भी चूज़ कर लिए, अब हमने उनको डायरेक्शन भी तो देनी है कि ये स्क्रिप्ट की लाइन है, इसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग ऑल्सो। तो वही चीज़ आप मैनेजमेंट में भी देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने लोग इकट्ठे कर लिए, आपने किसको क्या काम देना है। ऐसा तो नहीं होगा हम आईटी का बंदा है और आईटी का एम्प्लॉय है हमारे पास, हमने उसको काम दे दिया अकाउंटेंसी का, वो तो काम कर ही नहीं पाएगा। तो प्रॉपर हमें जिसका काम जो जिसको स्पेशलाइजेशन जिस चीज़ में है, हमने उनको वैसे तरीके का काम देना है। और ऑल्सो हमें कंट्रोल भी करना है कि कुछ भी ऐसे दिशाहीन होकर कोई काम नहीं करना है, प्रॉपरली हमें प्रॉपर कंट्रोल्स चाहिए। जैसे अगर आप देखा जाए, हो सकता है स्टाफ रख लिया आपने, राइट। अब उनका मन कर रहा है वो 11 बजे आ रहे हैं, उनका मन कर रहा है वो 12 बजे आ रहे हैं, कोई प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंगली नहीं अकॉर्डिंगली आ ही नहीं रहा है हमारे ऑफिस में, या फिर हमारे जो भी हमारा बिजनेस प्रीमाइसेस है उधर, राइट, वर्किंग प्लेस पे वो टाइम पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट का इशू है। मतलब आपने इतना अपना एटलीस्ट दबदबा इतना नहीं बनाया कि लोगों को लगे, एम्प्लॉयज़ को लगे कि उनको टाइम पे आना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक प्रोसेस है। अगेन ये प्रोसेस ऐसा है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक दिन प्लानिंग की, दूसरे दिन ऑर्गेनाइजिंग कर ली, तीसरे दिन स्टाफिंग कर ली, देन डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग करके बस बात खत्म, इतनी स्टोरी, ऐसा नहीं है। हर रोज़ आपको नया प्लान बनाना है, हर रोज़ नया ऑब्जेक्टिव है, हर रोज़ कुछ नई चीज़ करनी है ना। हर चीज़ के लिए अब फिर दोबारा से कुछ नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, दोबारा प्लान करना है, दोबारा उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना है। तो ये हर एक चीज़ हमेशा एक लूप पे चलेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक टाइम का वन टाइम इन ए लाइफ एक बार कर लिया तो हो गया ख़त्म। जैसे हमने एक बार 12th पास कर ली तो कर ली, उसके बाद दोबारा कोई नहीं आपको बोलेगा 12th पास करने के लिए, है ना। बट ये वैसा नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे रोज़ खाना खाते हैं, आज सुबह खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, वैसे ही रात को खाना खाया, तो नेक्स्ट डे ये नहीं कहते कि हमने कल खाना खाया था आज नहीं खाएंगे। ये एक बॉडी की नीड है, वैसे ही बिजनेस के लिए मैनेजमेंट इज अ नीड, राइट। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव।
हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई वो किस चीज़ के लिए बनाई, क्या काम करेगी, क्या गोल है उसका, उसको किस लेवल पर पहुंचना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, टारगेट क्या है, उस बस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने काम करना है। तो सबसे मेन चीज़ है ओवरऑल मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, जो भी टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए हमने बस उसके लिए काम करना शुरू कर देना है। मैनेजमेंट को भी उसी तरीके से ही करवाना है सो दैट कि हम वो चीज़ कर ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टारगेट है, मैंने 10 फ्लैट्स जो हैं वो बेचने हैं। पहले तो मैं 10 फ्लैट्स बनाऊंगी, फिर उसके बाद अब बनाने के लिए मेरे पास फंड्स होने चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि 10 फ्लैट्स अगर बनाने हैं तो इतना पैसा मेरे पास चाहिए, क्योंकि मुझे मटेरियल लाना है ना, सीमेंट लाना है, रेत लानी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, सरिया वगैरह, ये सब कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल जो भी है वो सब लाकर इकट्ठा करना है। देन मुझे लेबर भी चाहिए जो मेरे को वो एक बिल्डिंग बनाकर दे देंगे, राइट। उसके बाद मुझे फंड्स भी चाहिए कि और भी देखना है, अच्छा अब बिजली का काम करवाना है, प्लम्बर चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें घर बनाने के लिए, राइट। तो वो जब वो सारी चीज़ें हैं उन सबको मैनेज करना है। देन मेरा टारगेट है कि ये 10 फ्लैट्स जब रेडी हो जाएंगे, मुझे ये 10 फ्लैट्स बेचने हैं। जब मेरे फ्लैट्स रेडी हो जाएंगे फिर मुझे उनकी मार्केटिंग भी करानी है, एड्स वगैरह देनी पड़ेंगी, या फिर कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी को ऐसे बोलना पड़ेगा रियल एस्टेट में कि हाँ मेरे पास फ्लैट्स हैं, अब आप इनको प्लीज़ सेल करवाओ, या जो भी है ब्रोकरेज वगैरह जो भी रहेगा वो वाला काम करवाना पड़ेगा। मतलब अब माइंड सेट है ना कि ये 10 फ्लैट बन गए हैं, ये 10 फ्लैट बिकाने बेचने हैं। जैसे वो मतलब मेरा काम सारा का सारा किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो 10 फ्लैट बेचने हैं। जितनी एक्टिविटी की वो 10 फ्लैट बेचने के लिए की। अब जब वो 10 फ्लैट बिक गए तो इसका मतलब क्या, मैं खत्म कर दूंगा, फिर मेरे लिए एक और नई चीज़ हो जाएगी, फिर मैं बोलूँगी अब 10 फ्लैट और बनाते हैं, फिर 20 फ्लैट और बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके जिस जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कोई जो जो गोल बना दिया होगा, जो जो ऑब्जेक्टिव रखा होगा, वो जैसे जैसे अचीव करते जाना है, उसके आगे बढ़ते जाना है, राइट। तो मैनेजमेंट जो है वो होल प्रोसेस है जहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज और फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं टू अचीव ओनली वेरियस goals and objectives of the organization in an effective and efficient manner. In an effective and efficient manner, जो वर्ड मैंने पहले छुड़ा दिया था वो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ। What is the meaning of effective and efficient manner? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो अलग अलग वर्ड हैं। इफेक्टिवनेस कहता है कंप्लीटिंग द वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि एक काम को कंप्लीट करना जितना टाइम आपके पास है उसमें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सीएस हैं, हमारी ड्यू डेट्स होती हैं, राइट। हमारी ड्यू डेट्स होती हैं, जीएसटी रिटर्न्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, उन सब की ड्यू डेट्स होती हैं। तो हमारे पास लेट्स से 10 क्लाइंट्स हैं, तो हम उन 10 क्लाइंट्स की जो रिटर्न्स हैं वो विद इन ड्यू डेट फाइल करेंगे। विद इन ड्यू डेट हमने फाइल करनी है। तो वो इफेक्टिवनेस हमारी दिखाती है कि इस रिक्वायर्ड टाइम में लेट से वो 10 दिन है, 20 दिन है, या जैसे हर एक मंथ के 20th तारीख को 3B रिटर्न्स फाइल होती है, जीएसटी रिटर्न्स फाइल होती है, राइट। तो हमें इस तरीके से अपने आप की इफेक्टिवनेस बनानी है कि सो दैट कि ये जो 10 क्लाइंट्स हैं या 20 क्लाइंट्स हैं उनकी रिटर्न्स इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक फाइल हो जाए, इस डेडलाइन तक फाइल हो जाए। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। जब जो चीज़ चाहिए है उस वक्त उसका काम होना ज़रूरी है। ड्यू डेट के बाद काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा, क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन पड़ जाएगा, ये तो काम ही लेट करते, इफेक्टिवनेस ही नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है एफिशिएंसी। वही चीज कंप्लीटिंग द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। लेट से मेरे पास 100 रुपए है, या लेट से मेरे पास 2000 रुपए हैं, तो मुझे उस 2000 में ही मैनेज करना है। और मेरे को ये काम करना है कि मेरे पास उस 2000 में से इस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन हो, एक तो मिनिमम कॉस्ट हो, और जितने रिसोर्सेज मैं इकट्ठे कर सकती हूँ उसके साथ ही मैं इफेक्टिवनेस के साथ काम करूँ। तो मतलब रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी।
अब कॉस्ट रिडक्शन के साथ बड़े मतलब निकलते हैं, उसमें हमें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को ना सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, राइट। अब जैसे फूड इंडस्ट्री है हमारे पास, राइट, उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप गंदे से मतलब सब्जियां फ्रेश होनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, वो सड़ी गली सब्जियां ले लेते हैं, चटनी बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होगा, माइंडसेट हमारा सबसे पहले क्वालिटी गलत, उससे कॉस्ट रिडक्शन आपकी बिजनेस में कोई मुनाफा नहीं देकर जा रहा है, उल्टा आपकी रेपुटेशन खराब करते जा रहा है। तो ये है कि कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल जो रिजल्ट आप ले सकते हो, उनसे यूसेज ले सकते हो, वो आप लो। और फोकस जो है उसका कॉस्ट रिडक्शन पर है, पर क्वालिटी पर नहीं, क्वालिटी पे कभी नहीं। और ये सब कुछ काम जो भी होगा वो किसके लिए होगा, अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए, जो हमारा गोल है मेन, उसके अचीवमेंट के लिए। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में आपको पता चला एक काम कर रहा है इसमें कंप्लीटिंग द वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम। इसका अनदर मीनिंग है डूइंग द वर्क, डूइंग द राइट टास्क। जो भी काम कर रहे हो मेन ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो, जो रिजल्ट चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट आपको अचीव करके दे रहा है। एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग द टास्क इन ए राइट वे। अब लेट्स से मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे को 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उसमें मेरे को कॉस्ट लगेगी लेट्स से 200 रुपीज़ की। अब ऐसा तो नहीं है मेरा अगर 200 रुपीज़ उसका बजट है कॉस्ट का, मैं उसको 250 रुपये खर्च के वो प्रोडक्ट्स बनाऊँ, तो मैं एफिशिएंट तो हुई नहीं ना इस चक्कर में, मेरे पास कॉस्ट भी तो मैनेज करनी है मुझे। तो इसलिए ये दोनों बैलेंस बनाकर चलते हैं हमारी मैनेजमेंट के लिए भी। तो हम फिर से आ जाते हैं हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस वेयर इन वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर परफॉर्म टू अचीव वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, जिसमें कॉस्ट का भी रिडक्शन आ गई, एफिशिएंटली काम करना भी आ गया, और प्रोसेस है प्रॉपर का प्रॉपर, राइट। एक प्रॉपर फॉलो अप लेना है फ्लो चार्ट के थ्रू, जिसमें हमने प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है, स्टाफिंग भी करनी है, डायरेक्टिंग भी करनी है और कंट्रोलिंग भी करनी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की खासियत क्या है, फीचर्स क्या हैं, वो किस तरीके से काम करता है, वो है क्या चीज़। जैसे हम किसी को देखते हैं उस जजमेंट पास कर देते हैं कि हाँ ये टीचर इसलिए एग्जाम्पल्स लेता है, तो इसका जो होल्ड है टीचर का स्टूडेंट्स पे, उन कम्युनिकेशन पावर जो है वो अच्छी है, प्रॉपर अच्छे से समझ आता है क्लास में बैठ के, तो हम वो डिसाइड करते हैं कि हाँ वेदर टू चूज दिस टीचर और नॉट। वैसे ही हमें वो किस चीज़ से पता चलता है कि उसके फीचर्स क्या हैं, हम आपको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो कोर्स लॉन्च किया उसमें हमने आपको सर्विस क्या प्रोवाइड की, हमने कहा हम आपको क्लासेस देंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, क्लासेस में आपको एमसीक्यूज भी देंगे प्लस मॉक टेस्ट भी देंगे, सो दैट हमने एक पूरा पैकेज बना लिया। 10,000 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो होगी वो आपकी इस कोर्स के दौरान हो जाएगी। तो वो एक फीचर है हमारा। वैसे ही मैनेजमेंट का फीचर क्या है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, हाउ इट वर्क्स, तो उसका सबसे बड़ा फीचर और सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है गोल टारगेट हमारा सेट है, हमने उसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब हमने काम करना शुरू करना है। तो मैनेजमेट एम्स एट अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा इसलिए उस तरीके से काम करता है सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो मैं अभी पहले भी आपको पढ़ा चुकी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, कोई चीज़ जिसके लिए आपने एक डेस्टिनेशन तैयार करके रख ली है कि हमने इधर तक पहुंचना है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपने काम करना शुरू कर देना है। तो मैनेजमेंट का जो होल प्रोसेस है वो जो होल प्रोसेस है वो
किसके इर्द गिर्द घूमता है? गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी फ्लैट्स की, वो एग्जांपल यहाँ रिपीट हो रही है। वैसे आप देख लो और एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। यहाँ फ्लैट है, आप इसमें प्रोडक्ट्स के लिए कह सकते हो, जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उसके लिए काम करना शुरू कर रहा है। अब विंटर जो है विंटर वेयर के लिए काम करेंगे, जैसे समर आने वाले हैं तो समर्स के लिए रेडीमेड गारमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब रेडीमेड गारमेंट्स प्रिपेयर करने हैं समर के लिए, तो आप समर में ही उसकी प्रोडक्शन नहीं शुरू कर दोगे, पहले से करना स्टार्ट करोगे। तो आपको पता है कि आपने समर्स में अपने ये वाले प्रोडक्ट्स लाने हैं, लॉन्च करने हैं, तो आपने उसको उससे पहले ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट इज द होल प्रोसेस। अगेन वो उसको पता है मैनेजमेंट को कि हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है कि मैंने समर्स के लिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये शॉर्ट्स लाने हैं, समर वेयर्स के क्लोथिंग ब्रांड्स लाने हैं, या जो भी आइटम्स रहती हैं क्लोथिंग की, वो सब कुछ लाने हैं। तो वो उसके लिए काम करना शुरू हो जाएगा। वो सबसे पहले क्या करेगा? अच्छा, मुझे कपड़ा खरीदना है, मुझे वर्कर्स चाहिए, लेबर्स चाहिए जो उनको कट करके, फिर टेलर चाहिए जो उनको सिल कर देगा, राइट। फिर वो एक प्रॉपर फिनिशिंग के लिए जाएंगे, जो भी होल प्रोसेस रहता है इनका, वो सब कुछ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? समर वेयर, समर्स में लॉन्च कर देना है ये प्रोडक्ट। तो उसके लिए पूरा काम करना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सॉरी। नेक्स्ट इज प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब ये है, इट इज ए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर एक इंसान को हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी, घर पे भी हम मैनेजमेंट करते हैं, घर से बाहर निकल कर भी हम मैनेजमेंट करते हैं, राइट। घर पे हमने बजट बनाया, वार्डरोब सेट की, घर सेट किया, ये सब कुछ, वो सब कुछ जो हमारे घर के वुमेन्स हैं वो सब देखती हैं, राइट। हाँ, वैसे मैं एक और स्पेसिफिक वो नहीं कर रही, बट हो सकता है किसी के घर पे मेल्स भी ये सब कुछ देखते हो। उसके बाद वैसे घर से बाहर निकल जाओ, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने जैसे आपको एक सोल प्रोप्राइटर का एग्जांपल दिया था, एक छोटी सी शॉप है, उसको भी मैनेज करना पड़ रहा है, उसको भी सब कुछ देखना है, अपना फाइनेंस देखना है, उसको अपना फाइनेंस के साथ अपने सामान का देखना है, एलोकेशन की उसने प्रॉपरली की है कि नहीं की है, सब कुछ सामने डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मुझे कस्टमर की नीड जो भी होगी, जो भी वो डिमांड कर रहा है, मेरे को उसको देने में कितना टाइम लग रहा है, इतना एफिशिएंट उसको अपने आप को बनाना है। कि या तो अगर मैं होली सोली सारा काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये सामान कहाँ रखा है, तो वहाँ से निकालूंगा और वहाँ पकड़ा दूंगा, कि कस्टमर को ये ना लगे कि इसने बहुत टाइम खा लिया मेरा। वैसे ही बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़े बिजनेस को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कोई नेचर का टेंशन ही नहीं है, हो सकता है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओज वगैरह काम करते हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनका उद्देश्य जो है वो ये है कि वो सोसाइटी में कुछ अच्छा मतलब सोसाइटी की कुछ हेल्प कर पा रहे हैं अपने चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के थ्रू, राइट। तो उस नेचर में भी, उस बिजनेस में भी, या फिर उस टाइप ऑफ उस नेचर ऑफ बिजनेस में भी उनको क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। और साइज, मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दी, कॉर्नर वाली शॉप और बड़े से बड़ा बिजनेस, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज आपको हर एक को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और लोकेशन, लोकेशन की तो बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जम्मू में कोई शॉप है तो उसको मैनेजमेंट नहीं चाहिए, और मुंबई में कोई शॉप है उसको मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों को ज़रूरत उतनी है, दोनों के पास कस्टमर्स ने आना ही है, राइट। तो इट इज़ अ होल प्रिवेसिव प्रोसेस, जिसमें हर एक को ज़रूरत पड़ेगी, हर एक प्रोसेस इज नॉट द करेक्ट वर्ड। प्रिवेसिव मतलब ये एक यूनिवर्सल चीज़ है जो हर एक को ज़रूरत पड़ती है। एक कॉर्पोरेट फर्म नीड्स इट एज मच एज नॉन प्रॉफिट, राइट। एक प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म जो है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, उसको भी मैनेजमेंट चाहिए। अगर उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उसको भी मैनेजमेंट चाहिए।
वैसे इंडिया को भी मैनेजमेंट चाहिए, इंडिया के गवर्नमेंट को भी मैनेजमेंट चाहिए, और वैसे ही जापान या अमेरिका या कहीं और की कंट्री ले लो, उनको भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह मैनेजमेंट का खेल है। आप एक छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पे भी मैनेजमेंट है। अगर वहाँ मैनेजमेंट नहीं होती तो आपका आपका जो आपने ऑर्डर किया है वो आपका ऑर्डर आपको ना मिलने की बजाय किसी और को मिलता। उनमें भी एक सिंक्रनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद आता है थर्ड करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो कि मैं आपको शुरू से कहते आ रही हूँ, नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक दिन आपने प्लानिंग कर ली, दूसरे दिन आपने कंट्रोलिंग कर ली या स्टाफिंग कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक बार ये चीज़ करनी है और साइमल्टेनियसली आपको बाकी चीज़ें भी करते जाना है, और हमेशा ही करते जाना है। आज खाना खाया तो कल नहीं खाना, ऐसे तो नहीं कह सकते। रोज़ खाना खाना है तो वैसे ही मैनेजमेंट जो है वो रोज़ ही इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ को मैनेज करना। आप एक ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे आपको स्टाफ को मैनेज करना भी तो आना चाहिए। काम सब कर लेते हैं, लेकिन काम निकलवाना कैसे है, किस टाइम पे निकलवाना है और किस रिक्वायर्ड टाइम पे होना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लूप पे चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक, और फिर से दोबारा से एक के बाद एक के बाद एक शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम करता है। मैनेजमेंट हमारे मैनेजमेंट ऑफ वर्क में भी देखा जाता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में भी देखा जाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। सबसे पहले आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क? हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कोई काम करने के लिए बनी है। किसी ने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर लिया, किसी ने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, किसी ने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का बिजनेस शुरू कर लिया, तो वो एक काम करने के लिए ही बनी है। उनकी फील्ड सेट है कि हमने इस कैटेगरी में काम करना है, राइट। किसी ने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवीज वगैरह ये सब कुछ बना लिए, तो उसने उस फील्ड में काम करना है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में डील करे, उनकी प्रोडक्शन को देखे या फिर उनकी सेल को देखे, राइट। तो मैनेजमेंट जो है वो उस काम को एक गोल में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का बिजनेस शुरू किया, तो उसका बिजनेस तो शुरू कर लिया, काम मुझे पता चल गया कि मैंने ये काम करना है, लेकिन गोल क्या है कि मैंने इस काम के लिए, अब मेरे पास टारगेट है, मैंने 100 जो है टीवी बेचने हैं, तो वो एक गोल बना लिया। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो गया, उसमें हमने वर्क को गोल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब हमने उस गोल को अचीव करने के लिए 100 टीवी बेचने के लिए पहले उनकी प्रॉब्लम्स, जो हमने प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लाइक हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम 100 टीवी खरीद ले या उनकी प्रोडक्शन कर लें, टेक्नोलॉजी देख ली, सब देख लिया, डिसीजन बना लिया कि ये वाली टेक्नोलॉजी के लिए कौन काम करेगा, उसकी स्क्रीन के लिए क्या देखना है, उसके अप्लाइंसेस को कैसे जो भी उसके पार्ट्स हैं उसको कैसे एक्यूमुलेट करके सब कुछ एक प्रोडक्ट बना के देना है, उसमें नए फीचर्स क्या आएंगे, वो सब कुछ देखना है, तो वो डिसीजन का काम है। फिर मेकिंग प्लान, अब हमने प्लान बनाना है। अच्छा, अब हम प्लान बना रहे हैं कि अब हमने इसकी मार्केटिंग शुरू करनी है। मार्केटिंग कैसे कैसे करनी है, मार्केट उस चीज़ में क्या से मतलब कहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट करना है, किस एरिया के लोगों को या किस कैटेगरी के लोगों को पिच करना है, वो सब कुछ। फिर उसके बाद बजट भी तो है कि बजट हमारे पास कितने पैसे हैं, पता चले मार्केटिंग का बजट ही 10 लाख का बना दिया, पैसे हमारे पास लाख रुपए पड़े हैं, तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो बजट के अकॉर्डिंगली चलना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो प्रोडक्ट बनाए वो अच्छा बने। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वायर ऐसी छूट जाए जहाँ पे जो कस्टमर परचेज करके जाए घर जाके उसको करंट पड़ जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी है। उसके बाद डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी, अब हमने ये अथॉरिटी किसको देनी है कि हाँ अब आप इसको सेल करो, या जो भी है काम करने के लिए डेलीगेट कर दिया कि अच्छा आपका काम प्रोडक्शन का है, आपने ये काम करना है, सेल्स का ये काम है, फाइनेंस का इसने देखना है, तो वो डेलीगेशन ऑफ वर्क कह सकते हो आप उसको, आपने उसको देखना है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमारा ये सब कुछ कवर हो गया। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
अब हमने लोग खरीद एम्प्लॉयज़ रख लिए अपने पास, वर्क जो भी डील करना है एम्प्लॉयज़ को तो रख लिया, पर एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना भी आना चाहिए। पता चले एम्प्लॉय ऑफिस में आकर पीछे बैठकर ऐसे ही बस बैठ गया हुआ है और बोल दिया, अटेंडेंस लगा दी कि हाँ मैं आ गया हूँ ऑफिस में, लेकिन काम वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो वेला बैठा है साइड में। उनके साथ भी तो डील करना आना चाहिए, और उनको एक ग्रुप बनाना है एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, सो दैट कि वो एक यूनिटी में काम करें टूवर्ड्स क्या ऑब्जेक्टिव है। काम तो उनका इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको अचीव कर पाए। तो टास्क हमने एक यूनिटी में काम करना है, प्रोडक्शन मैनेजर को एक पकड़ना है, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, वर्कर्स वगैरह, इन सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे करके एक यूनिटी में काम करवाना है उनसे। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करेगा, सेल्स मैनेजर सेल करेगा, फाइनेंस देखेगा, वर्कर्स हमारे प्रोडक्शन में काम करेंगे, जो भी उनकी एक्टिविटी है उसमें काम करेंगे, अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, और वो पूरे सारे एक ही काम करेंगे। किस चीज़ के लिए काम करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 100 टीवी की बात की, जो 100 टीवी है वो बेचने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं और सारा प्रोसेस कर रहे हैं, एंड देन वो उस चीज़ को एकम्प्लिश करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आ गया थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन में आ गया कम्बिनेशन, वर्क और एम्प्लॉयज़ दोनों को इकट्ठे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस को भी तो देखना है। लेट्स से मेरी डिमांड है 100 टीवी की, बना के मेरे को मिल रहे 50 टीवी, वो भी नहीं हो सकता, तो उसको भी तो देखना है ना प्रॉपर। तो कम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहा जाता है। इसमें कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा काम किस टाइम पे होना चाहिए, मेथड ऑफ डूइंग इट एंड एलोकेटिंग वर्क, किसने क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक एग्जाम्पल और दी थी, मैंने कहा था लेट से आईटी का एम्प्लॉय है, आईटी में उसने अपनी जो भी डिग्री वगैरह या जो भी स्टडीज़ वगैरह की होंगी आईटी डिपार्टमेंट में की होंगी, बट हम उसको कह रहे हैं आके तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना, अकाउंट्स के मेरे को लेजर्स बनाकर दे दे, मेरे को ये बता कि परचेज कितनी परचेजेस हुई हैं, सेल्स कितनी हुई हैं, तो वो काम कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेशलिटी, जो उसका जोनर है, वो कोई और चीज़ में है, आप उसको अकाउंट्स में नहीं डाल सकते। एमबीए का स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट है, या फिर कॉमर्स स्टूडेंट है, वो जाकर अकाउंट्स का काम करेगा ना, तो वो जचेगा भी, क्योंकि उसको बेसिक्स पता है, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो उसको पता है कि वो होता क्या है। आप इंजीनियर नॉन मेड के स्टूडेंट को, या नॉन मेड की फील्ड से, आईटी डिपार्टमेंट की फील्ड से, या कुछ ऐसे, उसको लाकर अकाउंटेंसी की फील्ड में बिठा दोगे तो वो जचेगा नहीं, और वो अपने इतना अच्छे से वो उस काम को करेगा नहीं, है ना। आप उससे एक्सपर्टीज तो मांग ही नहीं सकते उस चीज़ की। आई होप मल्टी डायमेंशन तक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो फिफ्थ है वो है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब सारे काम करते हैं, जैसे पहले बोला, एक ही चीज़ के लिए, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रोडक्शन मैनेजर जो काम कर रहा है उसकी सेल्स मैनेजर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बनाकर रखेगा, प्रोडक्शन का ध्यान रखेगा, तभी तो सेल्स मैनेजर उतने आगे सेल कर पाएगा ना। प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो सेल क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ है कि हर एक चीज़ में ग्रुप एक्टिविटी है, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, वो वाला काम यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी में होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर, डायनामिक। डायनामिक का मतलब है आपको हमेशा हमेशा अपने आप को ओपन अप रखना है टू अडाप्ट न्यू चेंजेस। लाइक लेट्स से आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे लेकर जाए, अगर हम, हमारे पास अभी ट्रेंड चल रहा है किसी और चीज़ का, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंगली ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। पहले ट्रेंड चला था लाइक साड़ीज़ वगैरह का, तो लोग वैसे साड़ीज़ वगैरह खरीदने शुरू हो गए। फिर ट्रेंड चला जीन्स टॉप, या फिर बेल बॉटम जीन्स एंड ऑल का, अब लोग उसकी ओर चले गए। तो ऑब्वियसली अगर मैंने ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो मेरा बिजनेस तो गया,
मुझे तो ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं अभी भी साड़ी बेचने शुरू हो जाऊंगी तो साड़ी तो बिकेगी ही नहीं। और नो डाउट जिसने साड़ी पहननी है उसने पहननी है, लेकिन जिस तरीके से बिकनी चाहिए, जिस जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है उस चीज़ को बेच के क्या फ़ायदा। तो उसके अकॉर्डिंगली भी चलेंगे। तो हमें हमेशा अपने आप को बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए किस चीज़ की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली चेंज रह मतलब अडाप्ट करने के लिए ओपन अप रहना चाहिए। फॉर अब एक और चीज़ है, जैसे कोविड आया, ठीक है, कोविड से पहले बहुत सारे टीचर्स क्या थे, फेस टू फेस क्लासेस में थे। फेस टू फेस क्लासेस में क्या हो गया, मतलब जहाँ पे टीचर अपने क्लासरूम में आता है बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक था। फिर कोविड आया, सबको क्या करना पड़ गया, अब आना पड़ा डिजिटल में। डिजिटल मोड ऑफ टीचिंग में आके उनको क्या करना पड़ा, डिजिटल क्लासेस देनी पड़ी, मोबाइल पे क्लासेस देनी पड़ी, वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा ये काम। नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़े डिजिटलाइज, क्योंकि बच्चे तो आ नहीं सकते थे क्लास में। अब इस चीज़ से क्या हुआ, जो टीचर तो इस चेंज को अडॉप्ट कर गया वो तो सही चल गया, उन्होंने तो प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो कर लिया। अब अगर टीचर्स ही कहते कि नहीं हम तो ये चीज़ कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे स्टडीज़ होती बच्चों की, राइट। तो इसलिए हर चीज़ के लिए हमेशा ओपन अप रहना चाहिए। और वही चीज़ मैनेजमेंट सिखाती है कि जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जो भी चेंजेस है, जो भी ट्रेंड है, चाहे वो इकोनॉमिक है या फिर सोशल है या फिर पॉलिटिकल है, उस चीज़ के लिए अकॉर्डिंगली आपको भी अपने आप को ढालना चाहिए। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि आपके एरिया में कौन से कैटेगरी के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप बहुत अच्छे एरिया में अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, या आपने बहुत अच्छे एरिया में अपना बिजनेस बना लिया जहाँ पर लोग रहते हैं बहुत हाई क्लास वाले, ठीक है। तो वहाँ पे आप चाहे लाख रुपए का चॉकलेट भी लाओगे, पेन लाओगे, या 10,000 का भी कुछ लाओगे, तो वो वहाँ पे इजिली सेल हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप वही चीज़ एक मिडिल क्लास एरिया में, लोकेलिटी में रखोगे, तो वहाँ पे 10,000 की चीज़, लाख रुपए की चीज़ वो सेल ऑफ नहीं होगी, वो आपके वहाँ पे आपके स्टोर में ही डंप रहेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों की इतनी पॉकेट स्प्रेड करने की वो नहीं, मतलब उनके पास इतना वो नहीं है कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं मिलेगा उनको, तो वो आपसे खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास उतने ही रिसोर्सेज हैं। लेट्स से आपके एरिया में सारे एक ऐसे एम्प्लॉयज़ रहते हैं या फिर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी एक लिमिटेड सैलरी है या लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो लोग आपके पास आकर इतनी अच्छी अच्छी वो मतलब लग्जरियस चीज़ें आके खरीदेंगे नहीं। उनको तो वैसी चाहिए ना जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसी वाली चीज़ें लेकर जाएंगे। तो उस तरीके से आपको उस अकॉर्डिंगली भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखकर ही वो डिसाइड करना है कि यहाँ पे ये क्या रहेगा क्या नहीं। वैसे ही आ जाते हैं सोशली आपने लोगों को CSR मतलब आपने ये भी देखना है कि हम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दे प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे से नो टू प्लास्टिक बैग्स, है ना। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लास्टिक बैग आप भी नहीं दो। लोग खुद आकर मांगते हैं कि हाँ आपके पास प्लास्टिक बैग्स है, जब आप उनको प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो वो खरीद भी नहीं पाएंगे और वो ले भी नहीं पाएंगे, तो वेस्टेज तो सॉरी जो यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स है वो यहीं से ख़त्म होता जाएगा। तो उससे भी आप सोशली आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हो। वैसे ही वेस्ट से नोट जैसे वेस्ट रीयूजेबल रिसाइकल वाले प्रोडक्ट्स लाओ, जैसे आजकल वो बॉक्सेस आते हैं जिनको आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। जैसे घर पे आपने देखा कि पॉट्स बनाकर रखे होते हैं, कुछ प्लास्टिक कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसको आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो वाली सारी चीज़ें रखो, तो वो सोशली आपके जो इन्वायरमेंट है उसको भी एनहांस मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। वैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकली किसी ने कोई स्पीच दे दी तो आज ये वाली प्रोडक्ट नहीं लेना है। लेट से किसी ने बोला कि पतंजलि वाले में अभी बहुत चल रहा था कि पतंजलि के घी में कुछ मिलावट आ रही है। तो ऐसे करके बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब उसके अकॉर्डिंगली भी आपको ढलना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको
चेंज को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैनेजमेंट का एक और करेक्टरिस्टिक्स है। तो वो हमेशा इजी टू अडॉप्ट करने के लिए, इजी टू अडॉप्ट चेंजेस के लिए तैयार रहता है। अब लास्ट फीचर जो है वो है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब ये है जिसको आप ना देख सकते हो ना ही आप टच कर सकते हो। आप उसको पकड़ के, जैसे ये पेन है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे बैठी हूँ, ये मैं पकड़ सकती हूँ बट मैनेजमेंट को मैं पकड़ नहीं सकती। बट मेरे को उसकी प्रेजेंस जो है वो फील हो सकती है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हम वहाँ पे जाकर बैठ रहे हैं, वैसे ही एक उनका वेटर आता है, वो हमें पानी सर्व करता है। उसी के 2 मिनट के बाद जैसे ही हम पानी पीते हैं वैसे ही हमारे पास मेन्यू आ जाता है। वैसे ही एक और वेटर आता है, वो हमसे ऑर्डर लेकर जाता है। फिर वैसे ही वो हमें जो हमने ऑर्डर किया, उसने वो हमें ऑर्डर वहाँ पे टेबल पे पहुँचा के दे दिया। तो इसका मतलब इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हर बार एक नया बंदा आ रहा है लेकिन स्टिल हमें वही चीज़ मिल रही है जो हमने ऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मशरूम ऑर्डर किए, पता चला मेरे पास ऑर्डर आ गया किस चीज़ का, दाल मखनी का। तो मैं क्या बोलूँगी पहली बात, अरे यार इनकी तो मैनेजमेंट ही ख़राब है, ये क्या चक्कर है ना। तो वो हर एक चीज़, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी कोऑर्डिनेशन है, उनके जो एम्प्लॉयज़ की जो एक हंसी खुशी वाला फेस होता है ना, उसी को देखकर पता चल जाता है कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वो ही अचीव, और साथ में उनके जो टारगेट्स हैं वो अम्प्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। तो उसकी प्रेजेंस हमें फील हो जाती है। कुछ चीज़ों को फील करना पड़ता है, उसको आप देख नहीं सकते। तो वही चीज़ है मैनेजमेंट। इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए। कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल बहुत अच्छा है, एक एक बोल रहा है, दूसरा समझ रहा है, और तीसरा बोल रहा है, समझ आ रही है कि हाँ एक ने ये चीज़ बोली थी, उसी तरीके से ये काम होना चाहिए। एक ने ये काम कर दिया, दूसरे ने दूसरा काम कर दिया, और आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बैठ गई। वैसे ही हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। आपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया, आपने उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया, उनकी जो नीड्स हैं उनको प्रॉपरली आपने फुलफ़िल किया। फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आप देखो, आपके पास एम्प्लॉय आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसको तो आपके टारगेट से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल, तो अगर देखा जाए वाइडर सेंस में, उसको ये है कि हाँ मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी चाहिए, और मुझे सैलरी वैसी चाहिए जो मेरे कम्पिटिटिव के अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर चले। लेट्स से आप एक किसी को जॉब दे रहे हो जिसकी सैलरी बनती थी 20,000, आप उसको 10,000 रुपये पकड़ा दो और बोलो कि नहीं बस इतना ही मिलेगा। उसने काम आपको दिन रात अपना एक करके आपके प्रॉफिट के लिए उसने काम किया, लेकिन आपने एट द एंड उसको सेटिस्फाई नहीं किया इन टर्म्स ऑफ सैलरी। आपने उसको प्रॉपर जो उसका बनता था उतना भी नहीं दिया। तो वो अगली बार क्या सोचेगा, वो अपना सेकंड ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देगा। वो बोलेगा यार ये एम्प्लॉयर तो मेरा अच्छा है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी जो नीड्स हैं सैलरी को लेकर वही फुलफिल नहीं हो रही, तो मैं क्या आगे करूँ। और एक और चीज़, फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रहे हैं, दिल्ली में लेट से आप काम कर रहे हैं, बट जो आपके एम्प्लॉई हैं वो है किसी और स्टेट का, एमपी का है या जेएंडके का है, राइट। आपने उसको बोला कि आप आओ हमारे पास काम करो, एकोमोडेशन हम आपको देंगे। आपने उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है आपने अपने एम्प्लॉयज़ में विमेन को रखना शुरू कर दिया, तो आपने उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट दिया, तो ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि सेफ़ इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपने उनको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दी कि हाँ हाँ हम आपको ट्रांसपोर्टेशन नीड्स भी देंगे, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, अगर आप कुछ भी होगा हमारे यहाँ पर आपने हमें बोलना है, या जो भी है आपको मतलब एक फीलिंग आती है सेफ्टी की, तो वो मिलेगी। तो वो चीज़ करने के लिए आपके इंडिकेटर्स हैं कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी चल रही है। और अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, मैंने कहा 100 टीवी बेचने हैं और मैंने 100 टीवी बेच के दिखाए भी। तो जब मेरे अचीवमेंट हो रही है, मेरे टारगेट्स जो मैंने सोच के रखे हैं वो अचीव हो रहे हैं, तो दैट मीन्स मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट जो है वो एक होल प्रोसेस है, और हमें इफ़ेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ काम करने के प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, फोकस जो है इफ़ेक्टिवनेस का
रिक्वायर्ड टाइम पे कंप्लीट करना है अपना काम, और एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूसेज निकालना है। देन आता है करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने 7 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ओके, थैंक यू।